हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, लगभग लगातार पिछले 24 से 48 घंटे से लगातार यही मैसेज के फ्लो हो रहे हैं कि भाई साहब हिडनबर्ग के ऊपर कुछ बोलो, हिडनबर्ग के ऊपर कुछ बोलो, कॉर्पोरेट न्यूज़ लाओ। तो मैंने कहा जी अच्छा चलो कॉर्पोरेट न्यूज़ लाते हैं, बट इससे पहले थोड़ा रिसर्च वर्क भी कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन टॉपिक्स पे आने देते हैं। तो उसके बाद, क्योंकि पहले ही न्यूज़ ला दो ले दो और केवल एक पक्ष को सुनकर हिडनबर्ग को रखकर और दूसरे पक्ष का सुने बिना अगर मैं ये कॉर्पोरेट न्यूज़ बना दूं तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। अब सारे पक्षों के गवाह, सारे पक्षों के बयान दर्ज हो चुके हैं, तो इस वक्त अब हम एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सही कौन गलत। इसका अल्टीमेट डिसीजन आप देना कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपके हिसाब से कौन सही, हिडनबर्ग सही या फिर सेबी सही, सेबी या अदानी सही। सेबी या अदानी मतलब एक ही पक्ष माना जाएगा, भारत सही या हिडनबर्ग सही। चलो जी, इससे पहले कि आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ शुरू करें, अच्छा एक कंप्लेन है मेरी आप लोगों से। आप लोग ना इस वीडियो को लाइक कम करते हैं, देख के बस छोड़ देते हैं। मुझे पता लगा कि जितना आप लाइक करते हैं उतना ये वीडियो फ्लरिश होती है, उतना आगे लोगों तक इसकी रीच पहुंचती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस वीडियो को हम 500 लाइक्स का टारगेट रख सकते हैं? तो आज देखते हैं कि आप मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करते हैं या नहीं। चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज की कॉर्पोरेट न्यूज़। आज हमारे पास कैफे कॉफी डे को लेकर है न्यूज़, आज हमारे पास हिडनबर्ग तो है ही है, आज हमारे पास पिपयाव शिपयार्ड को लेकर है, आज हमारे पास हिंदुजा ग्रुप को लेकर है और स्पाइस जेट को लेकर भी हमारे पास न्यूज़ है। चलिए, इससे पहले कि कॉर्पोरेट न्यूज़ को शुरू करें, आगे की ओर कदम बढ़ाएं, सबसे पहले सीए इंटर के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। सीए इंटर के बैचेस जो कि जनवरी 25, मई 25 और सितंबर 25 के लिए हैं, वो शुरू हो चुके हैं। इन सब बैचों की सबसे खास बात जो लॉ के शुरू है, यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर सबसे बेहतरीन कॉम्बो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हैं वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सारी फैकल्टीज़ भी, जो भी मेजर फैकल्टीज़ हैं वो सब, उनके कॉम्बोज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप अपना खुद का एक कॉम्बो भी बना सकते हैं अपने स्टाइल से। ठीक हो गई थी बात? चलिए, तो यहाँ पर सीए इंटर के सभी स्टूडेंट कृपया ध्यान देकर अपने अपने अटेम्प्ट के अनुसार ले सकते हैं। इस बार के बैचेस में मैंने, वैसे तो हम प्रेजेंटेशन पे ही सबसे खास जोर देते हैं, टेस्ट का एक फीचर एक नए तरीके से भी इंट्रोड्यूस किया है इस बैच के अंदर। और एक और मेगा फीचर इंट्रोड्यूस किया है वो है बच्चों के कॉर्पोरेट लेवल के नॉलेज का इंक्रीमेंट। से फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई कॉर्पोरेट क्वेरी आजकल मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डाबर फैमिली या बर्मान फैमिली का क्या रिलेशन है और क्या झगड़ा चल रहा है रेलीगेयर को लेकर, ऐसे इस तरीके की, ताकि पर्पस ये है कि बैच के साथ साथ बच्चों की कॉर्पोरेट नॉलेज भी बढ़े और आपस में वो सेक्शंस को लिंक कर पाए। तो इन सभी फीचर्स के साथ ये बैचेस ऑन हैं, आप ले सकते हैं। फिलहाल आगे आइएगा, आज की हम पहली खबर पर आते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास है कैफे कॉफी डे को लेकर। अच्छा, कैफे कॉफी डे आज आपने देखा हो, अगर गौर किया हो शेयर मार्केट में, आज इसका शेयर प्राइस जो है लगभग 19% नीचे चला गया है। 19% नीचे जाने का रीजन क्या है? कैफे कॉफी डे है क्या? पहले तो मैं ये बताता हूं। कैफे कॉफी डे, मिस्टर सिद्धार्थ जिन्होंने कैफे कॉफी डे शुरू किया था, आपके शहरों में, आपके एरियाज में या आउटलेट्स खुले होंगे, आपने देखा होगा मिस्टर सिद्धार्थ ने इन्हें इन आउटलेट्स को जन्म दिया था। बेहतरीन तरीके से आउटलेट चलते थे। अचानक एक दिन खबर आती है कि सिद्धार्थ जी ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब सिद्धार्थ जी ने अब सुसाइड कमिट कर लिया तो लगभग ये इंडिकेशन थे कि लगभग कंपनी बंद हो जाएगी। बट ऐसे समय में इनकी वाइफ मालविका हेगड़े ने, जो कि कर्नाटका के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री साहब की बिटिया हैं, उन्होंने इस कंपनी को संभाला और बड़े ही शानदार तरीके से इस कंपनी को संभाला। लगभग जो कंपनी डूबने के कगार पे आ चुकी थी, सिद्धार्थ जी के टाइम पर भी वो कंपनी रिवाइवल पे आई, प्रॉफिट मेकिंग में आई। बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने लोन दिया था, उन्होंने, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिए गए थे, क्योंकि कंपनी डूबने की कगार पे थी, अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिए गए थे और उन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे करने में कंपनी अनेबल रही। और इसका कंसिक्वेंसेस ये हुआ कि अब उन फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी के अंदर घसीट लिया है। इंसॉल्वेंसी, ध्यान रखना, मैंने बार बार आपको कहा है कि जब भी इंसॉल्वेंसी, मैं हमेशा कॉर्पोरेट न्यूज़ में कहता रहता हूं कि जब भी कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी होती है तो वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर होती है।
तो सेक्शन 7 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का है, जहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब 180 दिन का पीरियड यहां पर शुरू होगा। 180 दिन के अंदर या तो कोई व्यक्ति आएगा और कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा ना हो पाया तो फिर क्रेडिटर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी को लिक्विडेशन में भेज दिया जाए। अब देखने वाला ये पॉइंट है कि क्या कोई नया व्यक्ति इस कंपनी को टेक ओवर करने आता है या कंपनी हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा विद इन 6 मंथ मीन्स 180 डेज। ठीक हो गई बात। उसके बाद हमारे पास आज की अगली न्यूज आती है, थोड़ी अच्छी न्यूज है। वो क्या? पिपायाव शिपयार्ड। पिपायाव शिपयार्ड ये क्या है? ये इंडिया का सबसे बड़ा शिप मैन्युफैक्चरिंग यार्ड है, जहां पर वेसल्स बनाई जाती हैं। अब एक्चुअल में क्या था कि ये पहले रिलायंस के पास था, रिलायंस ग्रुप के पास था, बट रिलायंस ग्रुप अगेन अनिल अंबानी की कंपनी थी, वो इंसॉल्वेंसी के अंदर चली गई। अब जब इंसॉल्वेंसी के अंदर गई तो अगेन वही 180 दिन के अंदर स्वैन एनर्जी नाम की कंपनी है जिसने इस कंपनी को टेक ओवर किया। उन्हीं 180 दिन के अंदर स्वैन एनर्जी ने इसे टेक ओवर किया। कुछ जर्मन्स के जॉइंट वेंचर्स इस कंपनी के साथ मिले, और आज में कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि पिपायाव शिपयार्ड, जो कि इंडिया लार्जेस्ट बैक कैपेसिटी है, सेट टू रीस्टार्ट द ऑपरेशन आफ्टर सर्वाइविंग द बैंक्रप्सी। यानी कि अब शिप वेसल्स की मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से शुरू होगी। यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए भी शिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, ये रीस्टार्ट होना भी जरूरी था, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध साजो सामान इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है भाई, पड़ने वाली है, जिस तरीके का इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। तो अच्छी बात है देश के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है रिलायंस कैपिटल को लेकर। अगेन अनिल अंबानी की कंपनी अगेन इंसॉल्वेंसी के अंदर थी। इंसॉल्वेंसी के अंदर अगेन 180 दिन के अंदर एक बायर आया जिसका नाम था हिंदुजा ग्रुप। एक समय पे रिलायंस कैपिटल ये शेयर 500 रुपए पे घूमा करता था, 500 550 ऐसे सफर किया करता था। फिलहाल कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, और अब हिंदुजा ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर किया है। अब टेक ओवर करने के बाद एक कंडीशन थी कि आप पहले 2750 करोड़ रुपए सीओसी मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर यानी कि क्रेडिटर्स को जमा कराओगे। 2750 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट जिसे इन्होंने पूरा कर लिया है, इसका मतलब अब ये टेक ओवर स्मूथली हो जाएगा, यानी कि रिलायंस कैपिटल का कहीं ना कहीं रिवाइवल अब पॉसिबल है। बाद में नाम क्या रखा जाएगा ये नहीं कह सकते, बट फिलहाल हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अब ये बनने वाली है। हिंदुजा ग्रुप जिसका इंडिसेंट बैंक भी है, सुना होगा ना इंडिसेंट बैंक, वो भी हिंदुजा ग्रुप का है। तो फिर हिंदुजा ग्रुप इस कंपनी को भी टेक ओवर करने वाला है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज की खबर आई है स्पाइस जेट को लेकर। ये कंपनी पिछले कई साल से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमेशा फंसी रही है। ये कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बंधन छूटने का नाम नहीं ले रहा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? जब टॉप मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग सही ना हो, जिसका खामियाजा कंपनी के शेयर होल्डर्स को भुगतना पड़े, तो इसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स है। ये कंपनी पिछले 10 साल से यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज से चल रही है। कभी इसके मैनेजमेंट में कुछ पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं जो कंपनी को पूरे का पूरा चूस डालते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। फिर कंपनी कभी दूसरे हाथों में जाती है जो कि मिसमैनेजमेंट कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही हरकतें इस कंपनी में चलती रहती है। फ्लाइट कैंसिलेशन में तो मैं क्या कहूँ इनका, तो मतलब इनकी फ्लाइट, मैं जिंदगी में स्पाइस जेट की फ्लाइट नहीं लेता फ्रेंकली स्पीकिंग है, बट ये मेरी पर्सनल चॉइस है। जो लेते होंगे वो उनको मुबारक हो, बट मैं नहीं लेता भाई। कि चाहे भाई पता ही नहीं एंड टाइम पे उड़नी है या नहीं उड़नी है, कैंसिल हो जानी है या कितने घंटे डिले होनी है, तो मैं पर्सनली इस फ्लाइट को बिल्कुल लाइक नहीं करता। बट ये मेरी पर्सनल लाइकिंग है, बाकियों की नहीं कह सकता मैं। तो स्पाइस जेट फिलहाल क्या हुआ है कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए केवल पे करने हैं अपने 3 इंजन सप्लायर्स को। मतलब इनकी फ्लाइट में जो इंजन्स लगे हुए हैं उन इंजन के जो सप्लायर कंपनीज हैं, टीम फ्रांस एंड सनबर्ड फ्रांस, उनको 50 करोड़ रुपए पे नहीं कर पा रहे। कई बार कोर्ट ने डेडलाइन दे दिया, भाई 50 करोड़ रुपए पे कर दो, पे कर दो, पे कर दो, नहीं पे कर पाए। फाइनली कोर्ट ने अब डेडलाइन दे दी है कि अगर मंडे मतलब आज का दिन, अगर आज शाम तक आप ये पेमेंट नहीं कर पाते तो अपने डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी दे दो, ताकि आपके डायरेक्टर्स की पर्सनल एसेट्स पे फिर कब्जा कर उनके घरों को बेचकर ये 50 करोड़ रुपए रिकवर करवाए जा सके, या फिर अपने इंजन बेच के कंपनी को पे करो। तो अगेन थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू इसमें है, और क्या कर सकते हैं बस इसका आप। चलिए अब आते हैं आपके सबसे ज्यादा रोचक न्यूज पर, हिडनबर्ग।
हिडनबर्ग की न्यूज शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी कहानी बताना चाहूंगा हिडनबर्ग की क्या थी। हालांकि मैंने बड़ी अदानी की सीरीज अपने चैनल पर कवर की थी। हिडनबर्ग यूएसए की एक रिसर्च फर्म है। रिसर्च फर्म क्या, मैं कह सकता हूं शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सेलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कोई शेयर नहीं है मगर उसने शेयर बेच दिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आज अदानी एंटरप्राइज 3,000 रुपए में बेच दिया। मेरे पास नहीं है अदानी बट मैंने बेच दिया। अब बेचा क्योंकि मेरे को श्योर शॉट था कि अदानी का शेयर गिरेगा ही गिरेगा, और जब मैंने बेचा 3,000 में तो मैं जब ये गिरेगा तो इसे 1800, 2000, 1200 में परचेज कर लूंगा। यानी कि यहां उल्टा चलता है, यहां पर उल्टा चलता है। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं? देखो बहुत रिस्की गेम है और मैं शेयर मार्केट में कोई यहां आपको गाइडेंस देने तो आया ही नहीं। नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते, केवल फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया जा सकता है या फिर ये पुट ऑप्शंस के थ्रू किया जा सकता है। सीए फाइनल वाले या सीएमए फाइनल वाले समझ चुके होंगे। फिलहाल ऐसी गेम खेलना मत जब तक आपको एक्सपर्ट नॉलेज ना हो जाए। ये बड़ी खतरनाक गेम होती है शॉर्ट सेलिंग की। फिलहाल हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है क्योंकि इसका उद्देश्य एक है कि लोगों का घर उजाड़ो और उस घर को फिर सस्ते दाम पर खरीद लो। पहले लोगों का घर उजाड़ के सस्ते दाम पर खरीद लो। इसने जितनी भी कोशिशें की, आज की डेट में इसने शायद 23 कंपनीज के बारे में रिसर्च रिपोर्ट जारी की और 23 कंपनीज लगभग बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। अब इसने लगभग 1-1.5 साल पहले अदानी के बारे में रिपोर्ट जारी की थी कि अदानी का जितना पैसा है वो पैसा अदानी ही अपनी कंपनियों में, अपनी शेल कंपनीज के थ्रू लगा रहे हैं, जिसके थ्रू इनके शेयर का प्राइस जो है जितना होना चाहिए उतना नहीं, 80% प्रीमियम पे शो कर रहा है, जबकि रियल में वो 20% है। बहुत अच्छी बात। अब सेबी ने इनकी इन्वेस्टिगेशन की इन सारे मुद्दों की, और अदानी का शेयर प्राइस जो कि 4,000 रुपए पे था वो गिरते 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 लगभग 1,000 रुपए पे, 800-900 रुपए पे भी आया। लोगों ने पिक किया और आज के डेट में 3,000 रुपए पे है। अब सेबी ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं, कोई ऐसा दोष नहीं है। लगभग 25 एलिगेशन थे, 24 एलिगेशन थे, 24 उनमें से 23 की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, जहां पर सेबी ने रिपोर्ट सबमिट की। सुप्रीम कोर्ट वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि सेबी ने सही काम किया है और हिडनबर्ग के एलिगेशन जो है कहीं ना कहीं प्रेरित है। कहीं ना कहीं कहा जाता है हिडनबर्ग में जॉर्ज सोरस का पैसा लगा हुआ है, बट आई एम नॉट 100% कंफर्म अबाउट दिस। ठीक है जी, चलिए अब हुआ क्या? हिडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा और अदानी का शेयर वापस आ गया। अब जब वापस आया शेयर तो इसने देखा कि भाई हमने जिस कंपनी को डुबाना चाहा वो डूबी नहीं है, तो वापस आ गए। मतलब भारत में आके सिकंदर हार गया था तो तू क्या चीज है भाई। चलो जी, इसने अब एक और शिगुफा छेड़ा, एक और अस्त्र छोड़ा। वो क्या कि ये जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन है यही गलत है, क्योंकि सेबी की चीफ तो इनसे मिली हुई है। सेबी की चीफ की खुद की इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप की कंपनीज में, तो इसलिए सेबी क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा, मेरे को ना सबसे ज्यादा दुख पता कब होता है? जब बाहर वाले आपकी जेलेसी से चिढ़े तो ठीक है, हमें खुश होना चाहिए कि चिढ़ते रहो, ऐसी तैसी कराओ। बट जब हम अपने खुद की तरक्की से चिढ़े, जेलेसी करें, तो बड़ा दुख होता है। यही रीजन था कि जब 2000 केवल 2000 सैनिकों की वो जो यूनाइटेड किंगडम की फौज थी, उन्होंने पूरे देश पे इतने टाइम तक राज किया था। केवल 2000 सैनिक आए थे वहां से बस। हम हिंदुस्तानी पता नहीं अपने हिंदुस्तानियों की तरक्की को सहन नहीं कर सकते। जैसे ये रिपोर्ट आई सारे चिल्लाने लग गए, चीख चीख के सब यूट्यूब पे आने लग गए कि ओहो देखा, हमने कहा था अदानी चोर है, हमने कहा था अदानी चोर है, देखा चोर निकला। बिना सोचे समझे, बस एक इंडियन तरक्की कर रहा है तो उसको कैसे तरक्की करने दें। यही अगर मैंने कहा कोई फॉरेनर होता ना तो हम कहते नहीं नहीं भाई क्या तरक्की की है बंदे ने। यही एलन मस्क होता तो कहते क्या दिक्कत है भाई, ये बड़ा आदमी है। बट कोई भारतवासी कैसे तरक्की कर जाए। तो हम भारतवासी ही अपने भारतवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर इस बात पे एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिख देना एक बार, ठीक है। अगली बात, हुआ क्या? तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो सेबी के चेयरपर्सन है माधोपुरी बुच, इन्होंने खुद का पैसा और इनके पतिदेव का यहाँ पर स्टेक है, इन कंपनीज में स्टेक है। इनफैक्ट ये स्टेक जो है यूएसए की ही सबसे बड़ी एक रिसर्च फर्म है, एक जो कि इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करती है और ये बुल मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मतलब बढ़ते हुए शेयरों में पैसा लगाती है। हिडनबर्ग तो गिरते हुए में लगाती है ना,
इसका नाम है ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन इक्विटी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है यूएसए का, जो कि बढ़ती हुई मार्केट्स में पैसा लगाता है। तो हिडनबर्ग ने कहा कि ब्लैकस्टोन भी इसके अंदर पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा जी, अब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अब सामने आए इतने दिन में, तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं क्या, सुनना जी। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखो, हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बरमूडा के अंदर कुछ फंड्स एस्टेब्लिश हुए, म्यूचुअल फंड्स। उन फंड से पैसा मूव होता था, मॉरिशियस में कुछ फंड्स थे वहां पर। तो बरमूडा में कुछ 2 फंड्स थे, वहां से फंड से मूव पैसा होता था मॉरिशियस फंड्स की तरफ, और मॉरिशियस में जो फंड्स थे वहां से पैसा आता था अदानी ग्रुप की कंपनीज की तरफ। ओके, अब ये जो माधोपुरी बुच थी, ये सेबी का चेयरपर्सन या फुल टाइम मेंबर बनने से पहले एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की हेड थी। तो इनके और इनके पति की वो जो बरमूडा के फंड थे, वहां पर इनकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी, कोई नियर अबाउट $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी शायद। तो वहां पर इनकी इन्वेस्टमेंट थी। तो यानी कि इनका पैसा उन बरमूडा फंड्स में था, बरमूडा फंड्स का पैसा मॉरिशियस फंड में जाता था, मॉरिशियस फंड्स अदानी ग्रुप की कंपनीज में पैसा लगाते थे। अब हिडनबर्ग का कहना था कि जब माधोपुरी बुच, जो कि सेबी के चेयरपर्सन है, जब उनका खुद का पैसा लगा हुआ था, तो फिर वो अदानी ग्रुप पे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट क्यों कर पाएंगी? पहली बात हिडनबर्ग की। अब ये बात बकवास है, मुझे ये लगता है। क्यों? क्योंकि माधोपुरी बुच ने, जब उन्होंने वो सेबी का होल टाइम मेंबरशिप प्राप्त की थी, तो उसके बाद एक डिस्क्लेमर देना होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि मेरा कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने अपनी मेंबरशिप प्राप्त करने के बाद, सेबी की फुल टाइम मेंबरशिप लेने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर ये सारे फंड से सब कुछ मेल डालकर कह दिया था कि अब हम सेबी के उसमें हैं, तो इसलिए सारे फंड्स का हमारा पैसा लिक्विडेट कर दो। आप कह सकते हो सर 15 दिन का गैप रहा, कह सकते हो, बट मेल भेजने में और लिक्विडेट होने में इतना तो गैप आता ही है ना, तो क्या दिक्कत है? 15 दिन के गैप पे तुमने रिसर्च रिपोर्ट बना दी कि वो 15 दिन का गैप रहा। वो यही कह रहा है हिडनबर्ग कह रहा है 15 दिन का गैप था। अच्छा, दूसरी बात, हिडनबर्ग का दूसरा इल्जाम, हिडनबर्ग का दूसरा इल्जाम यह है कि जो माधोपुरी बुच के पति हैं, वो ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर है। अब सेबी पिछले कुछ 2 साल से रीट यानी कि रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ऐसे ही कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो कि रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, जिन्हें रीट के नाम से पुकारा जाता है। सेबी पिछले कुछ समय से रीट को बड़ा प्रमोट कर रहा है, सेबी रीट को बड़ा प्रमोट कर रहा है। और ब्लैकस्टोन ने रिसेंटली कुछ रीट के फंड लॉन्च किए हैं इंडियन मार्केट में, और माधोपुरी बुच के पति जो हैं वो सीनियर एडवाइजर है ब्लैकस्टोन के। तो ये भी घपला है। ये हिडनबर्ग का दूसरा इल्जाम। अब आते हैं इस दूसरे इल्जाम पे। मैं कहा कोरी बकवास है। कैसे? पहली बात, माधोपुरी बुच, जो ब्लैकस्टोन इक्विटी ने एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि माधोपुरी बुच के जो पति हैं, वो उनका रीट फंड से कोई लेना देना नहीं है, उनका डिवीजन ही बिल्कुल ही दूसरा है, बिल्कुल ही दूसरा डिवीजन है। अच्छा, मैं कहता हूं चलो जी डिवीजन वही है, मान लो वही है। तो एक बात सुनो हिडनबर्ग, तुम्हें अदानी की रिसर्च करवानी चाहिए, अदानी का इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, या यूएस से गवर्नमेंट को कहकर ब्लैकस्टोन का इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए कि वो इस तरीके से करता है? तो बेटा अपने देश की कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवाना। ये क्या है कि ब्लैकस्टोन गलत है, ब्लैकस्टोन का इन्वेस्टिगेशन करो। तो हमारे देश पे इल्जाम लगा रहा है और हम खुश हो रहे हैं हिंदुस्तानी, वाह वाह। हिडनबर्ग ने कह दिया। आप जानते हो हिडनबर्ग ने सबसे लास्ट में डिस्क्लेमर क्या दिया है? वो डिस्क्लेमर में कहता है कि देखो जी ऐसा है, हम और हमारे क्लाइंट्स दोनों अदानी के शेयर बेच के बैठे हैं ऑलरेडी, यानी कि शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं इस न्यूज के आते हुए भी। शाबाश, क्योंकि उसे पता है कि हम भारतवासी जैसे ही सुनेंगे कि हिडनबर्ग ने कहा है, हम कहेंगे जय हिडनबर्ग और ले सेल करो अपनी मार्केट को, क्योंकि उसे पता है। बट फिर भी थैंकफुली टू ऑल डोमेस्टिक फंड्स, ऑल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने देश को
मेंटेन रखा इन्वेस्टमेंट करके, और म्यूचुअल फंड्स ने जो कि इन्वेस्टमेंट लाई जिससे कि ये मेंटेन रखा। मतलब इतना ज्यादा फंड्स, इतने ज्यादा स्टॉक मार्केट गिर नहीं पाई भारत की आज की डेट में जितना हिडनबर्ग की रिसर्च का इंपैक्ट होता है। कमाल है, कमाल है वो सब लोग भी जो कि इतनी जल्दी इन रिपोर्ट्स पे भरोसा कर लेते हैं। अब मैं इसको किसी और एंगल से लेके जा रहा हूं जो आपने सोचा नहीं होगा। वो क्या? आप एक बात सोच के देखना, यूएस से कभी नहीं चाहेगा, यूएस से कभी नहीं चाहता कि आपका देश आपके पैरों पे खड़ा हो सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। यूएसए वो देश है जो फ्रस्ट्रेशन में है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया कंप्लीटली नेटो मेंबरशिप एक तरीके से प्राप्त कर ले, और रशिया के खिलाफ हमारे जो वो यूज करना चाहता था, हमें रशिया के खिलाफ वो यूज हो जाए। हमने मना कर दिया, उसने क्वाड डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यूएसए ने क्वाड नाम की 4 कंट्रीज थी, आपने सुना होगा, जापान एंड यूएसए एंड इंडिया एंड एक और कंट्री थी शायद, मेरे दिमाग से निकल गया, आप बताना जरूर कमेंट में। तो फिर इनका क्वाड देश का एक सर्कल बनाया था जिसका उद्देश्य था रशिया के एंड चाइना को हैंडल करना। वहां ये हमें यूज करना चाहता था, हमें मना कर दिया। फिर यूएसए का अगला प्लान सुनो, वो चाहता था कि जो पूरा का पूरा हिंद महासागर है वहां पर आज की डेट में भारत का राज है। बे ऑफ बंगाल, वहां पर भारत का राज चलता है। इनफैक्ट चाइना भी वहां हमसे पंगे नहीं ले सकता। यूएसए का नेक्स्ट प्लान था शेख हसीना को मजबूर करके सेंट मार्टिन जो उनका आइलैंड है बांग्लादेश का, उसे अपने कब्जे में लेना, प्लस म्यांमार का थोड़ा सा हिस्सा अपने कब्जे में लेना, और एक अपनी एक कंट्री वहां पर बसा देना ताकि उसका राज इस एरिया में हो सके, उसके शिप्स यहां पर आ जा सके जहां पर भारत का डोमिनेंट है। बट भारत सरकार ने होने नहीं दिया और ना वो होने देगी। तो इसका बदला वो किस तरीके से ले रहा है, इस तरीके वो इन तरीकों से आपसे बदला लेगा। यूएस से इन तरीकों से बदला लेगा। वो किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है। तो अपने देश के बारे में अगर आप नेगेटिव चीजें सुनो तो विश्वास रखना कि इस टाइम पूरे संसार में भयंकर नेगेटिव है और हम उनसे बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में हैं। मैं इसके लिए अपने देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूं। आपने सबसे प्यारा पोस्ट देखा होगा जब बांग्लादेश में गड़बड़ हुई, हमारे देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष जैसे कैसे मिलकर बैठे हुए थे। ये आपको फोटोग्राफ कहीं भी किसी भी डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलेंगी जो हमारे देश में मिलती है। तभी कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज इसी के साथ मैं ये कॉर्पोरेट न्यूज खत्म करता हूं। 500 लाइक का टारगेट्स है, देखते हैं आप टारगेट पूरा करते हैं कि नहीं। थैंक यू, हम मिलेंगे जल्दी अगले कॉर्पोरेट न्यूज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।